सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स उसको कहते हैं जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं और फिर उनसे फ्रूटिफिकेशन होता है, उनका फ्रूट बनता है। फ्लावर क्या होते हैं? सो फ्लावर्स इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसा लिखा गया है। एक्चुअली फ्लावर्स जो होते हैं शूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। जब शूट में स्पेशल टाइप के स्टिमुलस होते हैं, जिसे फ्लावर लोकस जीन, जिसे FLC जीन वगैरह होती हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वही शूट जहाँ से बर्ड फॉर्मेशन हो रहा था या लीफ पत्तियाँ निकल रही थीं, वहीं से फ्लावरिंग होने लगती है। सेम उसी शूट में फ्लावरिंग होने लगती है। तो इस तरह से फ्लावर का एक सिंपल डेफिनेशन हो सकता है कि फ्लावर इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। ये है फ्लावर का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर LS। इसमें सबसे नीचे की ओर ये थैलेमस है, यानी पुष्प का आसन, जिस पे कि पूरा फ्लावर टिकता है। इसमें बीच में जो ग्रीन पोर्शन दिख रही है ये फीमेल पोर्शन है। नीचे ओवरी, बीच में स्टाइल और सबसे ऊपर ये रिसेप्ट करने वाला ऑर्गन स्टिग्मा। इसके अगल बगल ये नीचे ग्रीन कलर का कुछ निकला हुआ है, इसको हम सेपल बोलते हैं। इसके गुच्छे को कैलिक्स कहते हैं। फिर ये येलो कलर्ड ब्रॉड पोर्शन, जिसको हम पंखुड़िया कहते हैं, इसे पेटल कहा जाता है। और इसके गुच्छे को, होल को, कोरूला कहा जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे इसमें एंथर और फिलामेंट दिख रहे हैं। सो एंथर और फिलामेंट, इनके एक समूह को, पूरे गुच्छे को एंड्रूसियम कहा जाता है। और ये मेल पोर्शन कहलाते हैं। एंथर्स जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होते हैं फ्लावर के, जबकि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल पोर्शन कहलाती हैं। और इनके समूह को, गुच्छे को गाइनोसियम कहा जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इसमें सबसे पहले स्टेमेंस और एम्ब्रियो सैक की हम बात कर लेंगे कि उनका कैसे मैच्योरेशन होता है, कैसे बनते हैं। स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। सो देयर आर टू टिपिकल पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। एक लॉन्ग स्टॉक होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं। ये रहा, ये जो स्टॉक है इसे फिलामेंट कहा जाता है, और ऊपर ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसे एंथर कहा जाता है। इसको अगर काट दिया जाए, इसका व्यू देखा जाए, 3 डायमेंशनल कट, तो ये ऊपर 1 2 3 4 4 चैम्बर्स दिखते हैं, यानी एक लोब में 2 चैम्बर होता है। और डेहिसेंस होने पर इसमें से पोलन ग्रेन्स, ये देखिए दाने के रूप में बने हुए गोल गोल पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जो कि मेल गैमेट का काम करते हैं। तो ये हो गया सिंपल टिपिकल स्ट्रक्चर। और टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, इसलिए इनको डाइथीकस कहा जाएगा। जब 2 थीका होंगे तो डाइथीकस, एक थीका होगा तो मोनोथीकस। सो द एंथर इज 4-sided, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरेंजिया यानी स्पोर धारण करने वाला अंग। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे माइक्रोस्पोर है पोलन ग्रेन, इसको धारण करने वाला ये चैम्बर है बीच में, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा। लोकेटेड एट कॉर्नर्स, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sac. ये बीच में पोलन सैक, जो गड्ढे दिख रहे हैं लाल रंग के, बाद में यही पोलन सैक बन जाता है। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. ये पोलन ग्रेन इनमें भरे होते हैं। इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC होती है, जो बाद में डिवाइड करके पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम में एक्चुअली जब इसका TS काटते हैं तो इसमें देखते हैं कि 4 वॉल लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की ओर टेपेटम। अब इसमें से जो बाहर की 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनको प्रोटेक्शन का वर्क मिला हुआ है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अंदर जो टेपेटम है और उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है। जब तक कि पोलन ग्रेन रिलीज़ ना हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहती हैं। इनर मोस्ट वॉल लेयर, जो कि टेपेटम है,
ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। पोलन ग्रेन जो बढ़ते रहते हैं, कि मैच्योर होते रहते हैं, उनको फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहती हैं। तो इस तरह से ये चारों का फंक्शन हो गया। अब टैपेटम जो होती है डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupied the center of each microsporangium. जब एंथर यंग होता है यानी मैच्योरिटी नहीं हुई रहती है, तो बीच में टैपेटम के अलावा जो बीच में सेल होती हैं उनको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं? तो पोलन ग्रेन सिंपली ये जो टैपेटम के बाहर स्पोरोजिनस टिश्यू है या टैपेटम की ही किसी सेल में मैच्योरिटी हो जाती है और इसके बाद फिर ये मियोसिस करते हैं। मियोसिस करते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, यानी एक सेल से 4 सेल, क्योंकि मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्टली डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। देखिए ये 1 2 3 4 पोलन सैक दिख रही हैं, ये लेयर्स दिख रही हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, इसके अंदर की ओर ये लेयर है एंडोथीसियम, फिर इसके अंदर ये मिडिल लेयर है, सबसे अंदर की ओर ये हो गया टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग, और बीचों बीच स्पोरोजीनस टिश्यू है। यहाँ कनेक्टिव भी है, यानी वह जो फिलामेंट वाला हिस्सा है वो कनेक्टिव का काम करता है। अब इस पोर्शन को बड़ा करके एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, इसका एक और वीडियो मैंने डाला है सिर्फ डेवलपमेंट का, इसको भी आप देख सकते हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीसियम, फिर 2 to 3 लेयर की मिडिल लेयर, और फिर उसके बाद टैपेटम की लेयर है। तो टैपेटम की लेयर थोड़ी बड़ी साइज़ में है, टैपेटल सेल्स, फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मैच्योर होकर फिर मियोसिस करती है। जब मियोसिस कर लेती है तो कुछ इस स्टेज में ये डेहिसेंस जब होता है, यानी इनकी वॉल, ये जो सैक है इसकी वॉल फट जाती है। ऐसा तब होता है जब इस पर प्रेशर पड़ता है, पानी की कमी होती है, तो जहाँ से ये सेगमेंट थिन होता है वहाँ से टूट जाता है, अंदर बने हुए पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल बनेंगे जिन्हें टेट्राड कहा जाता है। फिर मैच्योरिटी आने पे वही पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पोलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स का यूज़ किया गया है और अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं। पोलन ग्रेन्स का जो बाहर का सरफेस है मोस्टली ये देखिए खुरदुरा होता है, इसको एक्साइन बोला जाता है। ये है टेट्राड कंडीशन। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीज़न होता है तो चारों सेल ऐसे डेंसली आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको टेट्राड बोला जाता है। अब यही टेट्राड मैच्योर होके अलग अलग बिल्कुल एक एक सेल मैच्योरिटी में ग्रो करती हैं। बाहर की लेयर को एक्साइन, अंदर की लेयर को इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन हार्ड होता है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह के लिए रेजिस्टेंट होता है और बाहरी आक्रमण से बचाता है। इसके बाद जब इसमें मैच्योरिटी आती है तो वैक्यूल्स बनते हैं, न्यूक्लियस एक पोल पे शिफ्ट हो जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनती है न्यूक्लियस में और वैक्यूल मिलकर के बड़े हो जाते हैं। फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल से न्यूक्लियस बनती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस। फिर इसमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, नीचे छोटा वाला जेनरेटिव सेल और ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल। बाद में ये जो वेजिटेटिव सेल है यही पोलन ट्यूब बनाता है और जो जेनरेटिव सेल है यही फ्यूज़न करके फिर जाइगोट बनाता है। अब ख़ास बात यह है कि मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड ऑफ होते हैं। कुछ ही ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो 3 सेल्ड स्टेज पे होते हैं या मोस्टली 3 सेल्ड वाले जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है तो वो 3 सेल्ड हो जाता है। वो आगे हम पॉलिनेशन में देखेंगे कैसे। अब बात हो रही है पोलन ग्रेन के यूज़ की। तो पोलन ग्रेन का यूज़ क्या है? सबसे पहली बात तो पोलन ग्रेन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसको इकट्ठा किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो इसको मध, जैसे कि हनी बी कहा जाता है, उसको बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। मधुमक्खी पालन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा
इससे सिरप और टैबलेट्स बनाए जाते हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और ये एथलीट्स और रेस हॉर्स होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। ऐसा माना जाता है कि पोलन ग्रेन परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single pistil, that is monocarpellary, or more than one pistil, that is multicarpellary. जब अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो और वो आपस में जुड़े हों तो उनको सिनकार्पस कहेंगे, और अगर वो अलग अलग हों, फ्री हो, तो उनको एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है। इनमें जो मैच्योर पिस्टिल होती है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। स्टिग्मा रिसीव करने के लिए होता है पोलन ग्रेन को, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। स्टाइल पोलन ट्यूब के लिए पैसेज का काम करता है, और ओवरी बेसल पार्ट होता है, थोड़ा सा मटके की तरह बल्ज पार्ट होता है, फूला होता है। इसके अंदर लोक्यूल होता है और इसके अंदर ही एग होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये चाइना रोज़ इसको बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसी का है। चाइना रोज़ का स्टिग्मा ऊपर की ओर, बीच में लॉन्ग स्टाइल और नीचे ओवरी, उसके नीचे थैलेमस है। बी वाला जो कंडीशन है ये सिन कार्पस कंडीशन को शो कर रहा है। पेपावर में ये जुड़े हुए हैं आपस में स्टिग्मा, जबकि यहाँ पे स्टिग्मा बिल्कुल अलग अलग हैं, कार्पल्स बिल्कुल भी, और ये एपोकार्पस कंडीशन को शो कर रहा है मैकेलिया में। देन लास्ट में एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल को देख लेते हैं अच्छे से। ओव्यूल में ये फ्यूनिकल होती है, फ्यूनिकल, और ऊपर ये आउटग्रोथ है इसकी चैलेजा की। ये जहाँ पे मिलते हैं इनके जंक्शन को हाइलम कहा जाता है। इसके बाद चैलेजा और ये इसके ठीक सामने की ओर इंटीगुमेंट की ओर ये खुला हुआ जगह होता है, पोर बना होता है, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, और इसी की वजह से इसको माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। फिर इंटीगुमेंट होते हैं, यानी रक्षा करने वाले तंत्र, इंटीगुमेंट्स। आउटर इंटीगुमेंट ये जो बाहर की ओर है, और ये इनर इंटीगुमेंट जो कि अंदर की ओर है। दोनों मिल करके एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूसिलस की सेल होती हैं जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देती हैं, और इंटीगुमेंट्स इसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन दोनों अवेलेबल है। अब ये एम्ब्रियो सैक अच्छे से ग्रो करता है। मोर देन 81% फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। और भी कई टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, जैसे एट्रोपस, हेमीट्रोपस, उसको आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, आई हैव अपलोडेड अर्लियर। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस और साथ ही साथ गैमेटोजेनेसिस की भी। तो यहाँ भी मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस होगा और एक सेल से 4 सेल बनेगी, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। ये एक सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेगास्पोरोजेनेसिस का, यानी फीमेल गैमीट के बनने का। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसिलस की सेल्स हैं, और ये बीच में मेगास्पोर मदर सेल है। न्यूसिलस में से ही कोई सेल मैच्योर हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। अब इसमें माइटोसिस की डिवीज़न होती है, तो यहाँ पे 2 सेल बन जाती हैं एक से। अब इनको मेगास्पोर डाइएड कहा जाता है। क्रोमोसोम के नंबर एकदम सेम होते हैं, जैसा कि इसमें होगा 2n, यहाँ भी इन दोनों में 2n 2n होगा। फिर इसमें फर्दर माइटोसिस की डिवीज़न होती है, तो 1 2 3 4 4 सेल बनती हैं। इनको मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है, और मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब यहाँ से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऊपर की 3 सेल जो होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, बचता है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस होगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में एक ही सेल बची है एम्ब्रियो सैक में, और उसमें मियोसिस हो गया, जिसमें से एक नीचे की ओर आ गया न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर चला गया। बीच में अभी कोई वॉल नहीं बनी है। यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो रही थी, बट यहाँ पे जब गैमीट वाली कंडीशन आ गई तो अभी वॉल नहीं बना है। फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, तो मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 1 और 2, तो एक सेल से 4 सेल न्यूक्लियस बन जाती है, एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 4। 2 माइक्रोपाइलर एंड की ओर और 2 चैलेजल एंड की ओर हैं इसमें से। ये सभी के सभी
n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ हैं, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए हैं। अब इसमें माइटोसिस होगा तो 4 सेल इस एंड पे और 4 सेल इस एंड पे, 8 सेल हो गए। अब इनमें से कोई भी 2 सेल, जैसे ये वाली सेल और ये वाली सेल, आपस में फ्यूज़ कर देंगे और पोलर न्यूक्लियाई का काम करेंगे। यहाँ बचे हुए 3 सेल में से 2 सेल सिनर्जिड बन जाएंगी और एक एग सेल हो जाएगा। यहाँ बची हुई 3 सेल एंटीपोडल की तरह वर्क करेंगे। ये है एक मैच्योर गैमेटोफाइट। तो मैच्योर गैमेटोफाइट को देखिए, अब पलट दिया गया है। चैलेजल एंड ऊपर हो गया, माइक्रोपाइलर नीचे हो गया। चैलेजल एंड में 3 जो सेल बची थी वो एंटीपोडल्स हो गई। बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई थी ये फ्यूज़ हो जाती हैं लेटर ऑन, और मैच्योरिटी आने पर सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाती है, सेंट्रल सेल हो गई। और इसके बाद नीचे 2 सिनर्जिड्स हैं, इसमें फिलीफॉर्म एपैरेटस है। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस करता क्या है, ये पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसका स्पेशल वर्क हो गया पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इसके साथ ही ये एग हो गया। टोटल इसके पहले यहाँ देखिए टोटल कितनी ये न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियाई हैं। तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। तो यहाँ भी 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एग हो गया 8। लेकिन सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में एक सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियोफाइट जो एंजियोस्पर्म का है, कॉमन टिपिकल जिसकी बात करते हैं, वो 7 सेल्ड होगा, 7 सेल्ड जरूर होगा, लेकिन न्यूक्लियस 8 होगी, 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, लेटर ऑन ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब यहाँ पे ये वाली डिवीज़न देखिए, ये जो डिवीज़न हुई है गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे हुआ है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का मतलब होता है कि न्यूक्लियस तो इसमें ज़रूर बन रहे हैं, पर इसमें साइमल्टेनियसली वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब ये 8 बन गए हैं, इसके बाद वॉल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद यहाँ पे मैच्योरिटी आने पर अलग अलग सेल बनी है, सेल वॉल बनी है। तो इस तरह के डिवीज़न को फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पे, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 टाइप यहाँ पे मेंशन है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फूल में जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाए और अपने ही फूल के स्टिग्मा पर रिसीव हो उसका पोलन ग्रेन, तो इस तरह के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन नॉर्मल फ्लावर which opens and expose the anther and stigma completely, autogamy is rather rare। ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एंथर पहले पक जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, या कई बार जो गाइनोसियम का पार्ट है यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वो पहले पक जाता है या बाद में पकता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ऑटोगैमी के सेल्फ पॉलिनेशन फिनोमेना के लिए कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे ऑक्सैलिस, कमेलिना। ये 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो कभी खुलते ही नहीं, जैसे कहावत है ना, गूलर का फूल कभी देखा नहीं। तो एक्चुअली वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, कभी ओपन नहीं होता, बड के फॉर्म में ही रहता है। जैसे बरगद का जो बड होता है या गूलर के जो बड होते हैं, उसको जब काटेंगे तो अंदर से फ्लावर्स दिखेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर उनको कहा जाता है। इसे जो पहला फिगर है ये शो कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को, जबकि ये नीचे वाला शो कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को। यहाँ पे बीच में देखिए इंसेक्ट है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुँच रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, या दूसरे फ्लावर से उड़ के आते हैं। और नीचे यहाँ पे कैस्मोगैमस फ्लावर है, और ये देखिए नीचे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। तो ये शो कर रहे हैं क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावरिंग को। देन नेक्स्ट टाइप का पॉलिनेशन है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल के पहुंच जाए तो उसको गिटिनोगैमी कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है ज़रूर, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जेनेटिकली ये सेम फ्लावर होते हैं। इनमें जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि एक ही प्लांट के होते हैं, इसलिए इनके जीन सेम होते हैं। देन थर्ड वन है जीनोगैमी। जीनोगैमी एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, और ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, जिनसे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है और नए टाइप के फ्लावर्स कभी कभी इनसे बन जाते हैं। बात होती है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ये बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक मतलब विंड, वाटर, बायोटिक मतलब एनिमल्स, दोनों तरीके से हो सकता है। और विंड, जब यही चीज़ अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो तो इसको एंटोमोफिली कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स को एंटोमो कहा जाता है, एंटोमोलॉजी उनकी स्टडी को एंटोमोफिली कहा जाता है। बर्ड स्पेशली जो बैट हैं अगर वो करें तो कीरोफिली कहा जाता है, कीरोप्टोफिली कहा जाता है। किसी मोलस्का के थ्रू हो तो मेलाइकोफिली हो। तो इसी तरह से विंड के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो तो हाइड्रोफिली, अनीमोफिली, ऑर्निथोफिली, बर्ड के थ्रू हो तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फिर एक वर्ड आता है इसमें, आउटब्रीडिंग डिवाइस। एक्चुअली आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब है कुछ ऐसा डिवाइस जिसमें ब्रीडिंग तो कराई जाए लेकिन एक ही फ्लावर में नहीं, अलग अलग फ्लावर्स में। अब मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होता है, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, यानी जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है जिससे कि लॉस ऑफ विगर होता है, इसको रोकने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है। उसके लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। कई बार इमेस्कुलेशन टेक्निक वगैरह भी इसमें यूज़ किया जाता है, या इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर को चेक किया जाता है। सो इस तरह से जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, उनको आउटब्रीडिंग डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन वाला कंडीशन। अब ये जो फिगर है ये शो करता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिए गए स्ट्रक्चर्स हैं। ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा क्लियर है, इसको देखते हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स पहुँचे और जर्मिनेट कर रहे हैं पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब जेनरेटिव सेल उसको ग्रो कराता है, जबकि मेल गैमिट, यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल रहता है, जैसे कि पोलन होती है, इसमें दो सेल होती है, एक छोटी जेनरेटिव और वेजिटेटिव। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है इससे पोलन ग्रो करती है। जो जेनरेटिव सेल है ये एक्चुअली ये माइटोटिकली डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू, और ये दो हो जाती हैं। तो टोटल यहाँ पहुँचने के बाद 3 न्यूक्लियस हो गए, एक पोलन न्यूक्लियस और 2 मेल गैमिट न्यूक्लियस। अब ये जब पोलन ट्यूब नीचे की ओर ग्रो करता है तो ये कहाँ जाता है, एग की ओर, सिनर्जिड्स की ओर, क्योंकि सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म apparatus है जो अपनी ओर पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे एनलार्ज व्यू दिखाया गया है। ये है फिलीफॉर्म apparatus सिनर्जिड सेल का, ये ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पहुँचने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, जबकि ये 2 मेल न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बचता है केवल एग। तो एग न्यूक्लियस के साथ अब एग न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है। फर्दर ये सीड बनते हैं। फिर अब यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके साथ एक और मेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है और एंडोस्पर्म मदर सेल बनाता है। तो एक बार मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर रहा है, इस फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या ट्रू फर्टिलाइजेशन। जबकि दूसरी बार फिर से जो दूसरा वाला मेल गैमिट है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ कर रहा है और ये एंडोस्पर्म मदर सेल बनाता है 3N। तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाएगा। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है।
ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कैसे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हुए हैं। डीजेनरेट हो रहे हैं एंटीपोडल्स और साथ ही सिनर्जिड्स, जबकि एक मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के फर्टिलाइजेशन से सिनगैमी भी बोलते हैं इसको, उसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो फिर से 2n हो गया। इसके बाद जो पोलर न्यूक्लियस था उसके साथ दूसरे मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न का नाम दिया जाता है। इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN और साथ ही साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है। यही एंडोस्पर्म फिर बनाते हैं और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। ये देखिए जाइगोट डेवलप कर रहा है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया, यहाँ पे ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर्स हो गए, देन ये प्लेम्यूल हो गया, मैच्योर होने लगे, अब ये कॉटिलेडन्स हैं और ये रेडिकल्स हैं, फिर यहाँ से रूट और शूट सिस्टम निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स में होता क्या है कि मैच्योरेशन होता है ओव्यूल्स का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और सीड का फॉर्मेशन और साथ ही साथ फ्रूट का फॉर्मेशन, यानी ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं। तो याद करने वाली बात क्या हो गई कि ओव्यूल सीड में बदल गए और ओवरी फ्रूट में बदल गए। तो ये जो दोनों फिनोमेना हो रही है इसको कलेक्टिवली हम एक साथ कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंडोस्पर्म के बारे में मैंने अभी बताया कि ट्रिपल फ्यूज़न के फॉर्मेशन से ये बनते हैं और ये करते क्या हैं, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर ये प्लेम्यूल है, नीचे ये दो कॉटिलेडन्स हो गए, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। तो ये तो स्ट्रक्चर था TS था एक डाइकॉट का और ये मोनोकॉट का किसी ग्रास का है। अब यहाँ पे क्या है, ये रेडिकल, रूट कैप, यहाँ पे कोलोराइजा है, एपीब्लास्ट है, शूट एपेक्स कोलियोप्टाइल, यहाँ पे शूट एपेक्स कोलियोप्टाइल है, स्क्यूटेलम है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. Embryonal axis होती है और दो cotyledon होते हैं इसमें। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyle. ऊपर होता है, इसका एपी का मतलब ऊपर, above, तो एपीकोटाइल, कोटिलेडन के ऊपर है इसलिए एपीकोटाइल। विच टर्मिनेट्स विद प्लेम्यूल और स्टेम टिप, प्लेम्यूल को ही स्टेम टिप भी कहा जाता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, हाइपोकोटाइल, इसको हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स नीचे, तो हाइपोकोटाइल कहेंगे, जो कि रेडिकल या रूट टिप पे आके टर्मिनेट हो जाती है। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, ये खासियत होती है रूट की कि इसमें रूट कैप पाया जाता है। जबकि मोनोकोटिलेडन के एम्ब्रियो की बात करते हैं, जैसा कि फिगर में हमने देखा था, इट पजेस ओनली वन कोटिलेडन, यहाँ पे ये देखिए सिर्फ एक ही कोटिलेडन है, जबकि यहाँ पे दो कोटिलेडन्स थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलेडन है। सो इट पजेस ओनली वन कोटिलेडन। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, देखिए यहाँ पे दिस इज स्क्यूटेलम, यानी सिर्फ एक ही है, दो नहीं है। That is situated toward one side of the embryonal axis. अब एंजियोस्पर्म की बात हो और सीड और फ्रूट्स की बात न हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सीड दो तरह के हो सकते हैं, मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है या एल्ब्यूमिनस हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रयोग में हो चुका होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जांपल हैं पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म का थोड़ा सा हिस्सा होता है, भले ही पूरी तरह से हो या ना हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो पाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। जैसे कि गेहूँ, वीट, मेज़, बार्ली, कैस्टर यानी जिसे रिसिनस कहा जाता है, सनफ्लावर, और इन सब में बचा होता है। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus
इज पेरिस्पर्म, इसी को पेरिस्पर्म कहा जाता है। जब ओव्यूल सीड में मैच्योरिटी अपने आप को ग्रो करता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ही ये घटना घटित होती है। द वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी की जो वॉल होती है, डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, वो फ्रूट की वॉल बन जाती है। इसको पेरिकार्प कहा जाता है। द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, या ये सूखे भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड एट्सेट्रा में। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ, जैसे कि सेपल और पेटल थे वो गिर जाते हैं, पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, केवल एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाला पोर्शन बचता है। एंड्रोसियम भी गिर जाता है, केवल पोलन ग्रेन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल पोर्शन बचता है, स्पेशली ओवरी, केवल वही बचती है और उसी से फ्रूट बनता है। तो इस तरह के जो फ्रूट बनेंगे उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहेंगे, जिनमें केवल ओवरी ही इन्वॉल्व होगी, उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें केवल ओवरी ही नहीं इन्वॉल्व होती है, उसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, एप्पल इत्यादि वगैरह में, तो उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं और फिर भी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। और केला यानी बनाना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, दैट इज ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नोन एज ऑक्सिन। तो उसको अगर इंड्यूस कर दिया जाए तो ये पक जाते हैं, फिर बाद में इथाइलिन को यूज़ कर दिया जाता है। ऐसे फ्रूट्स अक्सर सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना वगैरह सीडलेस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये डाइकॉट वाले हैं, 2 बने हुए हैं। ये माइक्रोपाइल का एंड है, ये डाइकॉट का सीड बना हुआ है। ये हाइपोकोटाइल रूट वाला सिस्टम दिख रहा है, ये सीड कोट है बाहर की, और बीच में एंडोस्पर्म भी है यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है सीड्स के, अलग अलग टाइप के सीड के। सी दिस, यहाँ पे स्क्यूटुलम है, यानी ये मोनोकॉट का है सीड। कॉलेराइजा है, यानी ये रूट वाला हिस्सा है नीचे का। और ये कॉलियोप्टाइल है, यानी अब बाद में यही बढ़ के शूट बनेगा, आगे पत्तियाँ वगैरह बनेगा। नीचे कुछ फ्रूट्स के बारे में दिया हुआ है, ये फॉल्स फ्रूट हैं। नॉर्मली ये जितने दिए हुए हैं सब फॉल्स फ्रूट हैं। ये देखिए, ये सेव है, सेव का जैसा स्ट्रक्चर है, सीड बीच में है। ये थैलेमस का पोर्शन है जिसको हम खाते हैं। ऐसे ही मीजोकार्प है और यह थैलेमस का स्ट्रक्चर है, ये थैलेमस है जिसको हम खाते हैं। सो दिस आर द फॉल्स फ्रूट्स। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की। Although seeds in general are the products of fertilization of few flowering plants, such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization is called apomixis. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of एपोमिक्टिक सीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, स्पेशली फैमिली एस्टरेसी और ग्रासेस यानी पोएसी वगैरह फैमिली के, जो कि एपोमिक्सिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं बजाय कि वो फर्टिलाइजेशन करें। ट्रू फर्टिलाइजेशन के बजाय वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है। वो किसकी तरह दिखता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है। इस स्पेशल प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। अब एपोमिक्सिस में होता क्या है कि न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। जो न्यूसेलर सेल होती हैं एम्ब्रियो सैक को जो घेर के रखती हैं वो डिवाइड होने लगती हैं, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती हैं और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। ऐसी घटना साइट्रस और मैंगो में ज़्यादा मिलती है। सच स्पीसीज
each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred as polyembryony. बहुत सारे साइट्रस होते हैं, जैसे संतरा वगैरह खाते हैं, उसमें एक से ज़्यादा सीड होने लगते हैं, तो एम्ब्रियो में बहुत सारे सीड बनने लगते हैं। एक से ज़्यादा सीड होने लगे अगर एम्ब्रियो में तो इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। तो इस तरह से ये एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी था। और सीड्स की बात करें और अमेजिंग फैक्ट्स की बात ना करें सीड के बारे में तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि नीट और अदर एग्जामिनेशंस में यही तो पूछा जाता है। तो एक ओल्डेस्ट ल्यूपाइन है जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो कि आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त किया गया है। इसका सीड द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्त हो जाना, कुछ समय के लिए शांत हो जाना, और फिर अचानक से डॉर्मेंसी ब्रेक होती है और वो ग्रो करते हैं। तो 10,000 साल बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्मली 6 महीने या 1 साल की डॉर्मेंसी होती है सीड्स में। A recent record of 2,000-year-old viable seed is of the date palm, that is Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's Palace. डेड सी के किनारे इसको पाया गया है। तो सीड बहुत ज़रूरी है मानव सभ्यता के पुनरुत्थान के लिए, और जब से मानव सभ्यता ने इसको अपनाया है तब से ये आगे ही ग्रो कर गई है, कभी पीछे नहीं गई है। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ और आई थिंक दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।